गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हमने किया था कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखा था और कम्युनिकेशन के स्टेज को देखा था, जिसमें द फैटिक स्टेज, द पर्सनल स्टेज और द इंटीमेट स्टेज। तो तीन स्टेज को देखा था हमने, पीपीआई से इनको याद किया था। और कल ही साथ में ही हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। इनके आधार पर कम्युनिकेशन होता है दो प्रकार का, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में हमने देखा था किसी संगठन में जैसे संचार होता है वो, और इसके 6 टाइप होते हैं, चेन टाइप, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से संचार करता है लेकिन इसमें कोई बाईपास नहीं होता। फिर स्टार नेटवर्क, जो बीच में बॉस होता है और उसके सभी कर्मचारी डायरेक्ट बॉस से बातचीत कर सकते हैं। सर्कल नेटवर्क, एक दूसरे से यानी कि आमने सामने से या अपने निकटस्थ, अपने समीपस्थ सदस्य के साथ वो संचार कर सकते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क, कोई भी व्यक्ति किसी से भी संचार कर सकता है। इन्वर्टेड वी, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो अपने बॉस से और उसके भी बॉस से, दोनों से संचार कर सकते हैं। वाई नेटवर्क में जो सबसे नीचे वाला अधिकारी है वो उससे ऊपर वाले से, उससे ऊपर वाला सीनियर से, और लास्ट में उनके होते हैं दो सीनियर। तो एक सीनियर दो सीनियर से सीधा बातचीत कर सकता है, ये होता है वाई नेटवर्क। आज की क्लास में हम करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, जो किसी संगठन के भीतर नहीं होता। तो ये होता है अनऑफिशियल, और इसे ही ग्रेप वाइन या सप्लीमेंट्स के नाम से जाना जाता है। कार्यस्थल पर सामाजिक बलों के संचालन का ये परिणाम होता है। जैसे कार्यस्थल होता है कर्मचारियों का, जैसे ऑफिस में कर्मचारी होते हैं, कुछ काम तो वो ऑफिशियल करते हैं लेकिन वहाँ उनकी दोस्ती भी हो जाती है, जिससे वो एक ग्रुप बन जाता है। अनऑफिशियल इनफॉर्मल ग्रुप वहाँ पर बन जाता है। कीथ डेविस ने ग्रेप वाइन की घटना की जांच की थी। ग्रेप वाइन नेटवर्क 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है सिंगल स्टैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड में क्या होता है, तो इसमें एक सदस्य दूसरे से, दूसरा तीसरे से ऐसे संचार करता रहता है और ये संचार अनंतहीन तक चलता रहता है। जो बदले में एक दूसरे से संचार करते हैं, यह क्रम आगे भी जारी रहता है। जैसे एक व्यक्ति है दूसरे से संचार करेगा, दूसरा तीसरे से करेगा, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, तो ऐसे ये संचार चलता रहेगा। तो ये होगा सिंगल स्टैंड नेटवर्क। नेक्स्ट होता है गॉसिप नेटवर्क या गपसप नेटवर्क, हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें एक सदस्य के पास जानकारी होती है, वह उसे उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ साझा करता है जिससे वह मिलता है। अगर एक व्यक्ति है और व्यक्ति के पास कुछ जानकारी है, और अगर वो कहीं जा रहा है और उसको रास्ते में एस और टी व्यक्ति मिल गए, तो इन दोनों को अपनी बात साझा करेगा। फिर आगे जाकर इसको ए बी और सी मिल गए तो उनको भी साझा करेगा। तो ऐसे जितने व्यक्तियों को ये मिलेगा उनको अपनी बात को साझा करता चलेगा। तो ये होता है गॉसिप नेटवर्क या गपसप नेटवर्क। इसमें लोगों का समूह आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो इसमें होते हैं लोगों के समूह जो आपसी हितों के मामले में चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। फिर आता है प्रोबेबली नेटवर्क, जो जिसे कहते हैं संभाव्य नेटवर्क, जहां प्रत्येक व्यक्ति या दृच्छा दूसरों को एक ही संदेश बताता है। संदेश सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना का स्रोत भिन्न हो सकता है। जैसे सूचना यहाँ पर है, तो एक व्यक्ति इसको सूचना देगा, इसको देगा, और यहाँ से सूचना आई तो ये इसको, यहाँ से सूचना आई तो ये इसको दे देगा सूचना। फिर ये अपने पास ही रख लेगा, आगे नहीं बताएगा, और ये यहाँ से आगे बता देगा और ये इसको आगे बता देगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी सूचना को आगे शेयर करे या ना करे, तो यह दृच्छा से संदेश बताता है, सबको संदेश नहीं बताता। तो इस प्रकार के नेटवर्क को कहते हैं प्रोबेबली नेटवर्क। नेक्स्ट होता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर ग्रेप वाइन का सबसे फेमस उदाहरण है, और ये व्यापक रूप में प्रचलित होता है। एक सदस्य केवल उन सदस्यों के साथ संचार करता है जिन पर वह भरोसा करता है। अगर जैसे ऑफिस में 50 व्यक्ति काम करते हैं लेकिन ग्रुप बना हुआ है 10 व्यक्तियों का, 10 ही अच्छे दोस्त हैं, अनऑफिशियल रूप से दोस्त हैं। तो अगर इन 10 में से किसी एक व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो वो इन 10 को ही बताएगा। ये होता है क्लस्टर नेटवर्क। तो इसमें सूचना उन्हीं व्यक्तियों के साथ शेयर की जाती है जिन पर वह भरोसा करता है। तो ये जो हमारा
कम्युनिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन या दिशा के आधार पर। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। हॉरिजॉन्टल होता है एक लेवल पर, और डायगोनल होता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या होता है? तो वर्टिकल कम्युनिकेशन ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉलो हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड। जो हायरार्किकल पदानुक्रम की चेन को ये फॉलो करता है। कैन बी अपवर्ड, अपवर्ड हो सकता है, बॉटम अप यानी कि बॉटम से अप की ओर जाने वाला हो सकता है। कैन बी डाउनवर्ड, ये टॉप डाउन हो सकता है, टॉप से डाउन आने वाला हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैनेजर है, मैनेजर से उसके कर्मचारी के पास, फिर जो लास्ट वाला कर्मचारी है उसके पास कमांड आएंगी और पालन करेगा कि मैंने पालन कर दिया है, मैंने वो काम कर दिया है, तो ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैन बी अपवर्ड एंड कैन बी डाउनवर्ड, ये हो सकता है वर्टिकल नेटवर्क। नेक्स्ट होता है लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो पीयर और कलीग्स के बीच बातचीत होती है, तो वो होती है एक लेवल पर कम्युनिकेशन इसमें होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बल्कि सभी बराबर ही यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट होता है डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इसमें नो बैरियर ऑफ हायरार्की, हायरार्की की कोई बैरियर यहाँ पर नहीं होती बल्कि क्रॉस वाइज ही होता है। इसमें ही हम देख लेते हैं एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। एनालॉग जैसे सिग्नल ऐसे ट्रेवल करे तो होगा एनालॉग, और डिजिटल होता है ऐसे इस फॉर्म में अगर हमारी सूचनाएं ट्रेवल करें तो वो होगी डिजिटल। तो एनालॉग में क्या क्या होता है? तो इसमें थ्रू एनालॉग सिग्नल्स, इन सिग्नल्स के द्वारा जो हमारा मैसेज है वो ट्रेवल करेगा। स्पीडोमीटर होता है, जैसे बाइक में होता है, कार में होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड को मापता है। रेडियो सिग्नल इसमें होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, और कंट्रोल सिस्टम इसमें होता है। जो डिजिटल होता है, डिजिटल में 0 1 की सीरीज होती है, कंप्यूटर्स में इनका यूज किया जाता है, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और फोन और वॉइस कॉल एक्सेट्रा, इनमें यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स का। तो एनालॉग और डिजिटल ये होते हैं अलग अलग। और एनालॉग होता है एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा जब कम्युनिकेशन होता है, और डिजिटल जैसे 0 1 के फॉर्म में जब सिग्नल्स का स्थानांतरण होता है, तो ये होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। अब हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से, और नॉन वर्बल का मतलब होता है इशारों के माध्यम से। और जो वर्बल होता है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ओरल का मतलब होता है बोलने वाला, और रिटन यानी कि लिखा जाने वाला। तो हम इसको याद कर सकते हैं किस से, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो इसको हमें शॉर्ट और सिंपल रखना होगा। जितना हम शॉर्ट रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, सामने वाला हमारा जो सूचना है उतनी ही आसानी से समझ सकेगा। और जो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन, ये फेस टू फेस होता है, और इसमें डिस्टेंस कम से कम होता है, यानी कि हम एक दूसरे के सामने होते हैं और तब ये संचार करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, स्पीच होती है, भाषण हो सकता है, वीडियो हो सकती है, टीवी हो सकता है, रेडियो, इंटरनेट, ये सभी हो सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे टीवी में कभी कभी हम बोलकर, जैसे सामने वाला बोलता है और बोलने के बाद हम उसको सुनते हैं, जैसे न्यूज में होता है कि नीचे न्यूज चलती रहती हैं, वो रिटर्न में होती है, लेकिन जो पत्रकार होता है वो बोलता भी रहता है। तो ओरल कम्युनिकेशन वहां पर होता है। रेडियो में तो ओरल ही होता है, और इंटरनेट में ओरल भी होता है। और इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, पिच से प्रभावित होता है, वॉल्यूम आवाज से प्रभावित होता है, स्पीड से प्रभावित होता है, एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीड, स्पीड की क्लैरिटी से भी ये प्रभावित होता है। अगर बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, कम होगी, तो कम्युनिकेशन का उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आवाज़ बहुत ही कम है तो भी कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा तेजी तेजी से बोल रहा है जो वक्ता है वो, तब भी कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। और पिच, पिच का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि बताने वाला, जैसे कोई गुस्से की बात है और उसको बड़े आराम से बताए, तो भी वो कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके भाव पिच के माध्यम से ही हम समझ सकेंगे कि ये गुस्से वाली बात है, या ऐसे ही सिंपल बात है, या कैसी बात है ये। तो हम ऐसे पिच के माध्यम से इसको समझ पाएंगे। तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। फिर होता है पिच, पिच होता है हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन।
कभी कभी हम बात को कहते हैं, कभी कभी हम हाई टोन में कहते हैं, कभी लो टोन में कहते हैं। तो ये होती है हमारी पिच। जैसे हम बात कर रहे हैं और बात करते करते अगर कोई हमको हमारी बात को काट देता है या हमारी बातों को अच्छे से नहीं सुनता या हमारी बातों का अलग मतलब निकाल लेता है तो हमको आ जाता है गुस्सा। तो गुस्से में हमारी टोन हो जाती है हाई। लेकिन हमारी टोन लो कब होती है? जब हमारे सामने वाला हमको अच्छे से समझे, अच्छे से बिहेव करे, तो हमारी टोन हो जाती है लो। लेकिन गुस्से वाली बात में भी हमारी टोन हाई हो जाती है। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड प्रोक्सिमिटी। वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज। जैसे अगर हम किसी 5 व्यक्तियों के साथ संचार कर रहे हैं और हम खड़े हैं, वो भी हमारे सामने खड़े हैं, तो ये नंबर ऑफ पीपल और प्रोक्सिमिटी पर डिपेंड करेगा कि हमको कितनी आवाज रखनी है। तो हम आराम से बात करेंगे। अगर कोई क्लास है, क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं और अगर हमें उनके साथ संचार करना है तो हमारी आवाज थोड़ी ज्यादा रहेगी ताकि सभी बच्चों तक हमारी आवाज पहुंच सके। तो ये प्रोक्सिमिटी यानी कि समीपस्थता और नंबर ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है कि हमारी वॉल्यूम कितनी होगी। नेक्स्ट होता है स्पीड। स्पीड होता है रिदमेटिक वॉइस मेक्स द साउंड मोर क्लियर। जैसे रिदमेटिक होता है जिसमें लय होती है, लय वाली वॉइस साउंड को अच्छा और साफ या क्लीन बनाती है। क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण और स्मूथ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स। जो हमारे शब्द हैं उनकी डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जैसे हम बता रहे हैं, अगर हम ही गलत बोल रहे हैं तो हम स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो भी सही, वो वो सही बोल सकेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सही बोलेंगे तो सामने वाला भी उनको सही से समझेगा। क्या पता हम थोड़ा गलत बोल दें और उसका कोई और मतलब वो सामने वाले निकाल ले। तो क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, वॉल्यूम भी होनी चाहिए और पिच भी होनी चाहिए। तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। तो इसे ही वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इसमें ही रिटन कम्युनिकेशन शामिल होता है। फिर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना बोले इशारों में या लिखित कम्युनिकेशन। तो रिटन इसमें होता है, उसमें तो रिटन और ओरल दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर अकेला लिखित है, इशारों में है, बिना बोले है, तो वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है जैसे फिजिकल लुक हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, एक्सेट्रा। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि कोई बच्चा शरारती है या नहीं, तो हम उसको फिजिकल लुक से या हेयर स्टाइल से जज कर लेते हैं कि ऐसा बच्चा मिलेगा। तो अपीयरेंस से हमको पता चल जाता है कि इसका लुक कैसा है, इसका हेयर स्टाइल कैसा है, तो ये कैसा हो सकता है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये हो गया एक कम्युनिकेशन जो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्टिक, जिसमें वॉल्यूम और पिच होती हैं, बस वॉल्यूम और पिच होती है, तो ये होती है पैरालिंग्विस्टिक। बॉडी मोमेंट, बॉडी मोमेंट भी हमको ये दिखा देते हैं कि इसका चाल चलन कैसा है, तो ये कैसा हो सकता है। नेक्स्ट होता है गेस्चर्स। जैसे अगर कोई इंटरव्यू में आकर कांपने लग जाए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा टेंशन में है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है जिससे हमारी परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। तो बॉडी बॉडी मूवमेंट ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। बॉडी मूवमेंट से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। गेस्चर्स संकेत जैसे हाथों के माध्यम से, भुजाओं के माध्यम से या फिंगर्स उंगलियों के माध्यम से भी हम संकेत कर सकते हैं। पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, हम कैसे बैठे हैं, तो ये भी हम हमारे लिए एक कम्युनिकेशन का काम करता है। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हैप्पीनेस स्माइल वाला फेस है, एंगर जब हम दांतों को बंद कर लेते हैं बिल्कुल, तो यानी कि होता है गुस्सा। कभी कभी हम डर जाते हैं तो और कांपने लग जाते हैं, तो ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट आईब्रो के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आंखों को हिलाकर कहते हैं कि यहाँ आओ, तो हम आंखों के इशारे के माध्यम से उसको कहते हैं। कभी कभी ब्लिंकिंग करते हैं आईज की, और आईज ब्लिंकिंग करने के बाद ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, सामने वाले हमारे भावों को समझ सकता है, तो ये होता है आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तो ये सभी होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब होता है टचिंग। इसमें टच करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम किसी को टच कर देते हैं और जब कम्युनिकेशन होता है तो वो होता है हैप्टिक्स। प्रोक्सीमिक्स, प्रोक्सीमिक्स में होता है आईपीएसपी होता है, डिस्टेंस स्पेस पीपल नीड फॉर पर्सनल स्पेस।
इसमें डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, पीपल नीड फॉर पर्सनल स्पेस, लोगों को अपने एक पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। जैसे पब्लिक प्लेस में अगर कोई दो व्यक्ति मिले तो वो दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा अलग होकर मिलेंगे, तो उनको पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। तो इंटीमेट, तो ये होता है आईपीएसपी से हम इसको रिलेट करेंगे। और आईपीएसपी का मतलब क्या होता है? एक होता है इंटीमेट, इंटीमेट स्पेस, फिर होता है पर्सनल स्पेस, फिर होता है सोशल, और फिर होता है पब्लिक स्पेस। इंटीमेट स्पेस में हम 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक इतने पास होते हैं दूसरे व्यक्ति के, क्योंकि हम उससे ऐसी बातें भी शेयर कर सकते हैं जो हम सभी को नहीं करते, यानी कि इंटीमेट स्टेज में व्यक्ति हमारे सबसे क्लोज होता है। फिर आता है पर्सनल स्टेज, पर्सनल स्पेस, तो इसमें 0.5 या 0.5 से लेकर 1 मीटर तक हम दूर होते हैं। हम पर्सनल तो होते हैं लेकिन आधे मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम उससे होते हैं। सोशल में 1 से 4 मीटर के बीच हमारा स्पेस होता है, और पब्लिक में 4 मीटर और 25 फीट तक हम सामने वाले से दूर होते हैं। यानी कि पब्लिक प्लेस में जब पहली बार कोई मिलता है तो इतने स्पेस में मिलता है, फिर सोशल हो जाता है 1 से 4 मीटर, फिर पर्सनल स्पेस जब सामने वाला हमारे बारे में बहुत कुछ जानने लगता है, जब सबसे क्लोज होता है, तो ये होता है 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच। तो ये होता है आईपीएसपी, ये पर्सनल स्पेस हम इसको कह सकते हैं, ये प्रोक्सीमिक्स हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या मतलब क्या होता है? ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि कलाकृतियाँ। कलाकृतियाँ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका होता है। जैसे लाइक ओल्ड कलेक्शंस, कुछ पुरानी चीजें एकत्रित करने का शौक होता है किसी किसी को, जैसे कॉइन्स, सिक्के, पेन कलेक्शन, जो पेन होते हैं पुराने तरीके के जिनमें हम स्याही डालते थे, तो ऐसे पेन को कलेक्शन करना ये भी किसी का एक रुचि हो सकती है। कलाकृतियाँ भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े, घर, कार, जो दूसरों को एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यताओं और आदतों का संकेत देती हैं। जैसे अगर हम किसी के घर में जाएं और वहां पर एक दीवार पर, एक बॉक्स के अंदर वहां पर पुराने नोट हमको दिखाई दे, पुराने सिक्के दीवार पर हमें हमको चिपके हुए दिखाई दे, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौकीन है। तो आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियाँ भी हमको एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सहायता प्रदान करती हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है रंग, जैसे रंग होता है कपड़े, हेयर स्टाइल की हमारी पसंद और दिखावट को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को भी अशाब्दिक संचार का साधन माना जाता है। जैसे नाइस ड्रेस अपीयरेंस से वैल्यू बढ़ सकती है। और ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो हमारा बहुत कुछ वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाए तो हम इतना, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, उतना अच्छा हम नहीं कर पाएंगे जितना हम फर्स्ट इंप्रेशन में किसी को इफेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। तो हम, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा रंग, कपड़े, हेयर स्टाइल, बातचीत करने का तरीका, हमारा पोस्चर, तो ये सभी आता है अपीयरेंस में। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, कम्युनिकेशन वाया टचिंग। दो कम्युनिकेशन होता है वाया टचिंग, टचिंग के माध्यम से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। टचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स, तो मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है टचिंग टू कम्युनिकेट फीलिंग्स और इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए टचिंग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी संचार का साधन कहलाता है हैप्टिक्स या टचिंग। नेक्स्ट होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में क्या होता है? मीन्स मोमेंट, यानी कि बॉडी फेस हैंड, बॉडी फेस हैंड के द्वारा जब हम कोई गेस्चर या संकेत करते हैं। आई मोमेंट इसमें शामिल होता है, जिसे ओक्यूलेसिक्स कहते हैं। तो ये सभी होता है काइनेसिक्स में। अब हम देख लेते हैं कुछ गेस्चर्स के बारे में। गेस्चर्स का मतलब होता है संकेतों के बारे में, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, अशाब्दिक संचार में ही आता है। सबसे पहले एम्बलम्स। एम्बलम्स का मतलब होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि एक सांकेतिक है। कैन इजिली बी ट्रांसलेटेड टू वर्ड, हम उसको आसानी से वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेविंग टू से हैंड, जैसे हम हाथ को हिलाते हैं तो इसका मतलब होता है हेलो। और गुड बाय, जैसे हम पहली बार आ रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो इसका मतलब होता है हेलो। और अगर हम जा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं तो इसका मतलब होता है गुड बाय। तो ऐसे संकेत जिनको हम आसानी से वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं उनको कहते हैं एम्बलम्स। रेज मिडिल फिंगर, कभी कभी हम मिडिल फिंगर अप कर देते हैं, तो ये भी एक संकेत होता है। नेक्स्ट होता है इल्यूस्ट्रेटर्स। इल्यूस्ट्रेटर्स का मतलब होता है बोलना और इशारा दोनों के दोनों। बिहेवियर द सपोर्ट द स्पोकन वर्ड,
यानी कि जब हम बोलते हैं और इशारा दोनों करते हैं तो ये होता है इल्यूस्ट्रेटर। जैसे अगर हम किसी को मना कर दे तो हम अपनी उंगली को भी ऐसे हिलाते हैं ताकि हम उसको ना कह सकें। तो ना का मतलब जैसे हमने उंगली से इशारा भी किया और बोले भी, तो इसे कहते हैं इल्यूस्ट्रेटर। अफेक्टेड डिस्प्ले, अफेक्टेड डिस्प्ले का मतलब होता है दैट डिस्प्ले इमोशन, जो हमारे इमोशंस को दिखाए। जैसा अ स्माइल, एक स्माइल होती है जो हमारे इमोशंस को दिखाती है, उसे हम कहेंगे अफेक्टेड डिस्प्ले वाला गेस्चर। फिर होता है रेगुलेटर्स दैट कंट्रोल इंटरेक्शन सच अ लर्निंग, जो हमारी लर्निंग को जैसे इंटरेक्ट करे, कंट्रोल कंट्रोल को इंटरेक्शन, कंट्रोल इंटरेक्शन सच अ लर्निंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू सिग्नल इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है जो हमको रेगुलेट करता है। फिर आता है एडेप्टर्स सेल्फ टचिंग बिहेवियर। सेल्फ टचिंग में होता है अनइंटेंशनल और नर्वसनेस हो सकती है दैट इंडिकेट टेंशन। जो अडेप्टर होते हैं हमारे टेंशन को इंडिकेट करते हैं कि ये व्यक्ति टेंशन में है। टैपिंग यूर फीट फीट, अब बार बार अपने पैरों को हिलाना बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ टेस्ट। किसी टेस्ट से पहले हम इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि हम अपने पैर को हिलाने लग जाते हैं, अपनी उंगलियों के जो नाखून है उनको खाने लग जाते हैं। तो ये होते हैं अडेप्टर्स। ये संकेत हो सकते हैं टू इंडिकेट टेंशन। सेल्फ टचिंग, सेल्फ टॉर्चिंग, टॉर्चिंग का मतलब होता है टॉर्च, जैसे खुद के बिहेवियर को दिखाने वाले कुछ हमारे ऐसे लक्षण होते हैं जो सामने वाला देखकर ही बता सकता है कि ये नर्वसनेस है, ये नर्वस है काफ़ी ये। नेक्स्ट होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब होता है टाइम रिलेटेड पंक्चुअलिटी समयनिष्ठा, कोई लेट आए मीन्स वेट करवाए। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है कि वो हमारी परवाह नहीं करता। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, दोनों ने 4 बजे मिलने का फैसला किया। एक दोस्त 4 बजे से पहले ही यानी कि 3:50 पर ही आ गया, लेकिन दूसरा दोस्त 4:10 पर भी नहीं आया। तो इससे क्या महसूस करेगा ये वाला दोस्त कि मुझे मुझे कदर है और इस सामने वाले को कदर नहीं। तो उसने बिना आए यानी कि बिना कुछ बोले भी एक कम्युनिकेशन हो गया कि उसको हमारी परवाह नहीं है। तो ये होता है पंक्चुअलिटी बेस्ड, जिसे हम कहेंगे क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स का मतलब होता है अगर कोई लेट आए और हम हमसे हर बार वेट करवाए, तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है कि इसको हमारी परवाह नहीं है, तो हमको किसी दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या पता उसको कोई कमी, कोई ज़रूरी काम हो घर का, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन तो दूसरे के पास चला ही जाता है कि उसको हमारी परवाह नहीं है। तो ऐसा होता है क्रोनिमिक्स में। फिर आता है ओल्फैक्टिस। ओल्फैक्टिस का मतलब होता है स्मेल स्पीक्स अलॉट, जो स्मेल होती है वो स्पीक्स अलॉट। अगर जैसे दो व्यक्ति पहली बार मिलते हैं और एक व्यक्ति को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो अपना मुंह थोड़ा टेढ़ा कर लेगा। तो स्मेल स्पीक्स अलॉट, स्मेल बहुत कुछ बोलती है। यूज ऑफ परफ्यूम्स एटसेट्रा, जो परफ्यूम का यूज करते हैं वो इत्यादि इसके अंदर आते हैं। बारिश के बाद गीली मिट्टी की स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, जिसे पेट्रीच्योर कहते हैं। स्मेल ऑफ लेमन मीन्स हेल्थ फ्रेशनेस होती है। और मेमोरी मैसेज पावरफुल मेमोरी एड ये होती है। किसी की स्मेल से हम ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमने वो स्मेल सूंघ ली तो हमको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, और ये व्यक्ति हमारे लिए कैसा है। तो हम उसके स्मेल से ही उसके बारे में कई बार उसके अनुमान लगा सकते हैं। तो ये होता है ओल्फैक्टिस या स्मेल स्पीक्स अ लॉट। स्मेल भी बहुत कुछ बोलती है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इजीली, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बिना बोले ही संकेतों के माध्यम से। हेल्प्स इलिटरेट पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर बाय यूजिंग गेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे कोई अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके साथ ना तो कुछ बोलना होता बल्कि संकेतों के माध्यम से संचार करना होता है। तो संकेतों के माध्यम से फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से हम उनके साथ संचार कर सकते हैं। रीच्ड ऑल रिसीवर वेरी फास्ट, जैसे कोई दूर व्यक्ति खड़ा है और हम उसको हाथ हिला दें तो वो दूर से ही समझ जाएगा। तो वेरी फास्ट होता है कम्युनिकेशन। रिड्यूस ऑफ टाइम, टाइम की कमी लगती है, अगर फास्ट होगा तो टाइम की कमी होगी, तो कम टाइम में ये संचार हो सकता है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन विजुअल पिक्चर ग्राफिक साइंस एट्सेट्रा,
जो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होती है हमारी विजुअल्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, या साइंस संकेतों के जरिए, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो ये इसके होते हैं फ़ायदे। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो वेग एंड इम्प्रिसाइज, कभी कभी यह अनिश्चित होता है, कभी कभी हम इसको सामने वाला समझ नहीं पाता, तो ये इसका एक नुकसान है। लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आर नॉट पॉसिबल, जैसे अगर हमने किसी को कह दिया हेलो, दूर से हमने इशारा कर दिया, और कभी कभी हमको बात करते हुए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रकार के संचार में, नॉन वर्बल में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसमें हम बस संकेतों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, तो गेस्चर्स होते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, कभी कभी जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं या गेस्चर्स होते हैं, सामने वाला उतनी जल्दी से नहीं समझ पाता जितनी जल्दी हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने वाले का माइंड कैसा है वो हम नहीं बता सकते। कि अब तो वो स्लो हो या उन सभी संकेतों के बारे में वो जानता ही ना हो, तो अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो ये भी एक नुकसान है। रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिपीटेशन टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ समथिंग, कभी कभी रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है अ लॉट ऑफ रिपीटेशंस, बार बार उसको रिपीट करने की, टू क्लैरिफाई करने के लिए द मीनिंग ऑफ समथिंग, कुछ बात को समझाने के लिए कभी कभी हमको बार बार इशारे करने पड़ते हैं, बार बार उसको समझाना पड़ता है, जिसका एक नुकसान है। डजेंट फॉलो एनी रूल्स और फॉर्मेलिटीज, डजेंट फॉलो एनी रूल्स, इसमें कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। और स्ट्रक्चर लाइक अदर कम्युनिकेशन, जैसे अदर कम्युनिकेशन में होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेलिटी होती है, रूल्स होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता। हम इशारे किसी को भी कर सकते हैं, इशारों में कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि बड़े के साथ हमको ऐसा इशारा करना है, छोटे के साथ ऐसा। तो हम कहीं भी इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही हम इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेज रहे हैं, क्या पता वो उस इशारे का गलत मतलब निकाल ले और हमसे गुस्सा हो जाए, तो विकृत हो सकता है, डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हो सकती है। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है? क्विक फीडबैक इसमें मिल जाती है, एस्टेब्लिश्ड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, लिसनर और स्पीकर के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप स्थापित हो जाती है। सेव टाइम, टाइम बचता है, परसुएसिव होता है, प्रेरक होता है, यूजफुल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस, सभी प्रकार की ऑडियंस के लिए ये लाभदायक होता है ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी, जो हमने शब्द बोले हैं वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे हमने बातों में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में एक व्यक्ति तो उसको याद करता है, दूसरा भूल जाता है। तो जो बोले हुए शब्द हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो सुना जाता है अक्सर भुला दिया जाता है, ये इसका एक नुकसान है। वट इज हर्ड इज ऑफन फॉरगटन, जो अक्सर सुना जाता है वो भुला दिया जाता है। यूजर इज अनेबल टू थिंक अबाउट वट ही इज डिलीवरिंग, यूजर अनेबल हो जाता है, जैसे यूजर कौन होता है? जो यूजर इसमें अनेबल हो जाता है कि सामने वाले को वो क्या कह रहा है, बस बोलता चला जाता है। थिंक अबाउट वट ही इज डिलीवरिंग, ये नहीं सोचता कि वह क्या डिलीवर कर रहा है। फिर आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोलकर नहीं बल्कि लिखकर अपनी बातें प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे क्लास में होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम सुना नहीं सकते, हम लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे लिखकर अपने बातों को, अपने क्वेश्चंस को लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो कुछ लोग बोलकर नहीं बल्कि लिखकर अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे ईमेल हो गया, लेटर, रिपोर्ट, एटसेट्रा। रिटर्न फॉर्म में जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन, क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज एटसेट्रा इन्फ्लुएंस मैसेज इसमें होता है। अगर हमारी वोकैब अच्छी होगी, हम ऐसे नए नए वर्ड्स का यूज करेंगे जो सामने वाले को प्रभावित कर देगी। ये तो पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी है कि इसको नए नए वोकैब वर्ड्स याद है, ग्रामेटिकल एरर कुछ भी नहीं है, तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। विच आर सेंट बाय द सेंडर, बिजनेस एटसेट्रा में मैक्सिमम प्रभावी होता है। जो बिजनेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी यही होता है। एडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के? मैसेज कैन बी रिसीव्ड और एडिटेड मैनी टाइम्स बिफोर सेंडिंग, दिस लेस चांस ऑफ एरर। तो इसमें क्या होता है? मैसेज को रिवाइज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है सेंड करने से पहले,
लेस चांस ऑफ एरर, जिसमें हमारे गलती के कम से कम चांस हो जाते हैं। प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंट एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी। जैसे हमने कोई रिटर्न फॉर्म में मैसेज भेज दिया या कोई लेटर भेज दिया, ईमेल भेज दी, तो हम उसको अगले वाले समय के लिए उसको सेव भी कर सकते हैं। अगर हम हमारा रिसीवर कोई रिप्लाई ना दे तो हम उसको दोबारा से याद करवा सकते हैं कि तुमने इस मैसेज का हमारा रिप्लाई नहीं किया। मैसेज इनेबल्स द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। तो इसमें अप्रोप्रिएट फीडबैक होती है, अगर फीडबैक ना मिले तो हम रिमाइंडर डाल सकते हैं, तो इससे हमको दोबारा से उसको भेजने की तो जरूरत होती है, लेकिन दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? नो इंस्टेंट मैस फीडबैक। तो इसमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं होती। जैसे हमने ईमेल को भेज दिया, क्या पता वो ईमेल को 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद देखे, और देखने के बाद फिर वो उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो आत्मचिंतन करेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा करके। तो इसमें फीडबैक होती है लेट, या इंस्टेंट फीडबैक इसमें नहीं होती। मोर टाइम इन कंपोजिंग और रिटर्न मैसेज। जो मोर टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है कंपोजिंग और रिटर्न मैसेज। एक मैसेज को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ग्रामेटिकल एरर हो जाते हैं, अच्छी वोकैब का हम यूज ना कर पाते, तो इसको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नो एवरीवन इज गुड एट राइटिंग। हर कोई राइटिंग में अच्छा नहीं होता, कि किसी किसी की कोई लिखता अच्छा है लेकिन उसकी राइटिंग साफ नहीं होती, कोई साफ लिखता है लेकिन उसके उसमें ग्रामेटिकल एरर होती हैं। तो हर कोई लिखने में अच्छा नहीं होता, तो ये भी इसके एक नुकसान होते हैं। फिर आगे है निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक का मतलब होता है समरक। समरक का मतलब होता है कि निमोनिक बनाकर हम कुछ बातें याद करते हैं। जैसे हमने पीपीआई को याद किया था, फैक्टिक स्टेज, पर्सनल और इंटीमेट। आईपीएसपी को हमने याद किया था, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक। तो अगर हमने ऐसे बना दिए तो यह होता है निमोनिक। जैसे प्लेनेट को याद करने की ट्रिक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इनके पहले पहले वर्ड को हम पकड़ेंगे। जैसे पहले ये है एम। एम से हो गया मरकरी यानी कि बुध, वी से हो गया विनस, ई से हो गया अर्थ। तो ग्रहों को याद करने की ये ट्रिक है। एम से हो गया मार्स यानी कि मंगल, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सेप्टर्न यानी कि शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो इससे जैसे ये ट्रिक है, जैसे आईपीएसपी है, पीपीआई है, और भी हैं, जैसे हम टीचिंग में पढ़ेंगे सीएपी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हम शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद करते हैं, जैसे होता है सीडीपी के अंदर हम पढ़ते हैं पीएससीई। जैसे डेवलपमेंट होता है जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वैसे ही हम इसको 4 प्रकार में काउंट करते कर देते हैं। पीसीएसई में हम इसको काउंट करेंगे, पीसीएसई। जैसे फिजिकल हो गया, कोग्निटिव हो गया, जो मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको, सोशल हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, हाँ, सोशियो इकोनॉमिक इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो डेवलपमेंट होता है ऐसे होता है। तो ये निमोनिक हैं सभी, जिनको हम याद करने के लिए यूज करते हैं, समरक होते हैं, ताकि जो हम ट्रिक बनाते हैं वो सभी होते हैं निमोनिक। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो ये होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और अब हमें कंटिन्यू, तो डेली हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग 26 जनवरी, या 26 नहीं तो 30 जनवरी तक हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट मंथ में हम 15-15 दिन का टारगेट लेंगे, तो 15 दिन में हम एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार मार्च के एंड में हमारी 5 यूनिट के लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम अगले यानी कि 1 मई से पहले पहले हम पूरे 10 यूनिट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।